थैंक यू। जिसने शक किया जवाब उसका मिल गया, जिसने शक किया जवाब उसका मिल गया। ये हैं हमारे खिलाड़ी जिन्होंने सारी स्थिति को, परिस्थिति को, दुनिया को, समाज को और हर उस इंसान को जिसने उनकी काबिलियत पर शक किया जवाब दे दिया। तालियां बज जाएं। देवियों और सज्जनों, जब इस दौर की शुरुआत में हमने कहा थी कि अब जवाब देने का वक्त आ गया है, तब हमने सोचा भी नहीं था कि ये एक शो की टैगलाइन नहीं बल्कि समाज के एक बहुत बड़े वर्ग की पीड़ा है, चुभन है। मुझे गर्व है इस मंच पर, मुझे गर्व है इस हॉट सीट पर, जिस पर बैठकर अलग अलग प्रांतों से अलग अलग वर्ग, धर्म और व्यवसाय से संबंधित खिलाड़ियों ने अपनी क्षमता के अनुसार जवाब दिया और उन जवाबों में समाज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश दिया। अर्चना व्यास का ये मानना है कि बेटी होने का मतलब ये नहीं कि वो घर का काम ही करे। माता पिता को भी बेटियों की परवरिश वैसी ही करनी चाहिए जैसी वो बेटों की परवरिश करना चाहते हैं। क्यों, सही कहा कि नहीं हमने? आप कल्पना चावला को ले लीजिए, सानिया मिर्जा है, पीवी सिंधु है, सब अलग अलग क्षेत्र में है सर। जरा सोच के लीजिए, अगर इनके मम्मी पापा ने इनको झाड़ू पकड़ा दिया होता, एक को फावड़ा पकड़ा दिया होता, तो मतलब वो अंतरिक्ष में जाके चांद को खोदते नहीं? खोदते ना, नहीं खोदते ना। बिल्कुल। फिर रंजीत जायसवाल कोई समाज सुधारक नहीं है, लेकिन उनके विचार किसी समाज सुधारक से कम भी नहीं है। उन्होंने बताया, इंसान बड़ा होता है, परंपराएं नहीं। वो इसलिए क्योंकि ऐसा था, ये हमारे समाज में फैली हुई एक बेवकूफ़ टाइप की एक परंपरा है। उनका कहना है कि इंटर कास्ट और कुछ उल जलूल बातें कि ऊंची नीची जात, ये सब चीज़ें चालू करी। तो मैंने कहा देखो, मुझे तो ये इंटर कास्ट नहीं लगती है, पूरी इंसान दिख रही मेरे को। सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई करने वाली मीनाक्षी जैन ने साबित कर दिया कि सिर्फ बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करना ही योग्यता की निशानी नहीं है। इरादे जब ऊंचे होंगे तो मंजिलें भी पास लगने लगेंगी, है कि नहीं मीनाक्षी जी? मैं पढ़ती रहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है सर कि आपके पास डिग्री होना जरूरी नहीं है, ज्ञान होना जरूरी है। डिग्री होना क्या बड़ी बात है। छोटे शहरों में रहने वालों के ख्वाब छोटे नहीं होते। इस बात का सबसे बेहतर उदाहरण है ये नेहा नामदेव। तो मैंने ये बहुत पहले से सोच रखा था। मैं 13 साल की थी, तब से मैंने सोच लिया कि मुझे कुछ ना कुछ तो फाइनेंशियली स्टेबल होना है मेरी लाइफ में, और ये बहुत ज़रूरी है छोटे शहरों की लड़कियों के लिए और स्पेशली हाउसवाइफ के लिए कि फाइनेंशियली वो थोड़ी मजबूत हों। योगेश शर्मा ने अपने पिताजी को और अपने गांव वालों को ये जवाब दे दिया कि कोई भी काम, कोई भी नौकरी छोटी नहीं होती है। सुनिए। उसी समय मेरा केबीसी में नंबर आ गया था। फिर मैं केबीसी में आ गया, वापस गया, हॉट सीट बनी पहुंचा था। हर कोई बोलता वो, और क्या हालचाल है, कितने जीत का आया, ये है वो है। मैं उस साल से ज़्यादा परेशान हो गया। जिन्होंने मुझे देख के हंसी उड़ाई, जो मुझे देख के मतलब जो ताने मारते थे, उन सबको मुझे जवाब देना है। अब जवाब देने का वक्त आ गया। आज जब हम इस नए दौर के आखिरी दिन इकट्ठा हो रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि जिन खिलाड़ियों ने दुनिया को जो जवाब दिया, जिन्होंने जीवन की किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानी, जिन्होंने आशाओं के दीप हमेशा अपने दिल में जगाए रखे, उनके साहस को, उनके प्रयास को, इस साहस को हम सलाम करते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं। इसके साथ ही हम अपने दर्शकों का आभार प्रकट करते हैं, उनके आगे नतमस्तक होते हैं, जिन्होंने पिछले 10 हफ्तों के सफर में हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से देश भर में आशा, उम्मीद और अच्छाई फैलाने में हमारा साथ दिया, और जिनके साथ ने कौन बनेगा करोड़पति को भारतीय टेलीविजन का सबसे लोकप्रिय शो बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
देवियों सज्जनों, आज इस मंच से इस दौर में मैं आखिरी बार आप सभी से कहने जा रहा हूं, आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूं अपना विशेष कार्यक्रम जिसका शीर्षक है अभिनंदन, आभार, कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, जिन खिलाड़ियों ने अपने अपने दायरे में अपनी अपनी क्षमता के अनुसार किसी न किसी को जवाब दिया है, उनमें से कई खिलाड़ी आज हमारे साथ यहाँ जनता में मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। और इन खिलाड़ियों के अलावा आज यहाँ आने वाले जो मेहमान हैं, उन्होंने भी अपने अपने हौसलों से विपरीत परिस्थितियों को जो जवाब दिया है, सारी दुनिया उनकी कायल हो गई। हमारे पहले मेहमान वो हैं जिन्होंने जवाब तो दिया ही, लेकिन दुनिया से अपने कई सवालों का जवाब मांगा भी। उन्होंने दुनिया से जवाब मांगा कि हम क्यों एक ऐसी दुनिया का ख्वाब नहीं देख सकते जहां बच्चे मजदूरी न करते हों, जहां हर बच्चा स्कूल जाता हो, जहां हर बच्चा सपने देखता हो, जहां हर बच्चा और उसका बचपन मायने रखता हो। दुनिया के अलग अलग भागों में बच्चों के अधिकारों की लड़ाई में अपने आप को समर्पित कर देने वाले नोबेल शांति पुरस्कार विजेता भारत गर्व श्री कैलाश सत्यार्थी। हर एक बच्चा मायने रखता है, हर एक मिनट मायने रखता है और हर एक बचपन मायने रखता है। वर्ष 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार बच्चों के लिए किए गए अपार संघर्षों के लिए कैलाश सत्यार्थी को दिया जाता है। हमारे बच्चों के सपनों की हत्या से बड़ी और कोई हिंसा नहीं हो सकती। मैं ये स्वीकार करने तैयार नहीं हूं कि दुनिया के सारे संविधान और कानून हमारे बच्चों को सुरक्षा देने में असमर्थ हैं। मैं इसे नामंजूर करता हूं कि गुलामी की बेड़ियां कभी भी आजादी की ललक से ज्यादा मजबूत हो सकती हैं। अब भी भारत में हर घंटे में 8 बच्चे चुराए जाते हैं। 6 मिनट में एक बच्चा चुराया जाता है, जो लेटेस्ट आंकड़ा है उसके हिसाब से। सरकार के आंकड़ों के हिसाब से 42 लाख बच्चे अभी काम करते हैं, फुल टाइम बाल मजदूरी करते हैं। और गैर सरकारी आंकड़ों के हिसाब से कम 3 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी करते हैं। हर 1 घंटे के अंदर 2 बच्चों के साथ या तो बलात्कार होते हैं या फिर उनके साथ भयंकर यौन शोषण होता है। मैंने उनकी खौफजदा और हताश आंखों के भीतर झांक कर देखा है। मैंने उनके लहूलुहान शरीरों को उठाया है और उनकी चूर चूर हो चुकी आत्मा को भीतर से महसूस किया है। मैं इस बात को स्वीकार करने तैयार नहीं हूं कि समाज के किसी भी वर्ग का कोई बच्चा अपने बचपन, अपनी आज़ादी और अपनी शिक्षा की कीमत पर दूसरों की गुलामी करने के लिए पैदा हुआ है। इसलिए देश के करोड़ों बच्चों के बचपन को लौटाने के लिए बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना हुई। मेरा सपना है कि दुनिया का हर बच्चा बन सके, दुनिया के हर बच्चे का बचपन लौट सके, उसे खेलने कूदने की आज़ादी मिले, पढ़ने लिखने की आज़ादी मिले, हर बच्चे को सपने देखने की आज़ादी मिले।
देवियों और सज्जनों, कैलाश जी का परिचय क्या दूं? इनके परिचय में इन्हीं की कही हुई एक बात दोहराना चाहूँगा जो इन्होंने अपने नोबेल पुरस्कार समारोह के भाषण में कहा था कि मैं उन हजारों बच्चों का स्मरण करता हूँ जिनको आज़ाद कराने में मैं स्वयं मुक्त होता रहा हूँ। मुक्ति की पहली मुस्कान से भरे उनके सुंदर चेहरों पर मैंने हर बार बार ईश्वर को मुस्कुराते हुए देखा है। क्या बात है। ये है कैलाश सत्यार्थी जी। कैलाश जी से सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि हमारे देश में ऐसा सुना है कैलाश जी कि हर 6 मिनट में एक बच्चा जो है वो गायब हो जाता है। क्या ये सत्य है और इसके पीछे कथा क्या है इसकी? ये सरकारी आंकड़ों के हिसाब से सत्य है, लेकिन सत्य इससे भी ज़्यादा गंभीर और बड़ा होगा, क्योंकि ज़्यादा बच्चे गायब होते हैं, शिकायतें कम होती हैं। लेकिन गायब अपने आप हवा में नहीं हो जाते ये बच्चे, इनको कोई ना कोई चुरा के, बहला के, फुसला के, लालच दे के कहीं ना कहीं ले जा रहा है। और कहाँ ले जा रहा है? जो रात को उनको खाना खिला रहा है या सुला रहा है, वो ट्रैफिकिंग हो रही है, दुर्व्यापार हो रहा है। बच्चों को गुलाम बनाने के लिए, बालिका वधू बनाने के लिए, बच्चों को जानवरों से भी कम कीमत पे ख़रीदने बेचने के लिए, कई बार उनके अंगों का व्यापार करने के लिए, सड़क पर अंगों का व्यापार, क्योंकि किडनियाँ कई बार पता लगा है कि उनकी जो खाल है वो बहुत नाजुक होती है और बहुत महंगी बिकती है। इस तरह की घटनाएं दुनिया भर से अब मिलती हैं और भारत में भी मिलती हैं। तो ये बहुत बड़ा दुर्व्यापार है। और बच्चन जी, ये सबसे बड़े काले धंधों में से है, बच्चों को चुरा के उनको बेचना, ख़रीदना। और हमने ऐसे बच्चों को आज़ाद कराया है जो जानवरों से भी कम कीमत में ख़रीदे बेचे गए। जब हमारी बेटियां रोते कहती हैं कि हम तो 10,000 रुपये में बिके और भैंस 2 लाख रुपए में बिकी, ये गुमशुदगी है, ये ट्रैफिकिंग है जिसके खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ, मेरे साथी लड़ रहे हैं, और मैं पूरे देश का आह्वान करता हूँ कि हर एक आदमी को लड़ना चाहिए इसके खिलाफ। वाह। कैलाश जी, हमने सुना है कि आपकी पत्नी आपकी सपोर्ट सिस्टम है, उनके बारे में कुछ बताइए हमें। मेरी पत्नी सपोर्ट सिस्टम तो है ही है, लेकिन जब हमारी शादी हुई जी, तो हमारी पत्नी की जो लंबाई है, ऊंचाई है, ऊंची तो वो दिल से मेरे से कई गुना ज़्यादा हैं, लेकिन हाइट के हिसाब से थोड़ी छोटी हैं। तो लोग मजाक कर रहे थे कि अमिताभ बच्चन जी से पूछा जाए कि जब वो गले में माला पहनाई होगी उन्होंने जया जी को, तो कैसे पहनाई? तो हमने कहा अभी तो नहीं पूछेंगे, एक दिन पूछेंगे। लेकिन कुछ लोग स्टूल लेके आ गए कि खड़ा करके माला पहना दी जाए। तो मैंने सोचा कि ये तो ठीक नहीं है, तो मैं नीचे बैठ गया ज़मीन पर ताकि आसानी से वो मुझे माला पहना दें। तो तब से वो समझ गई कि हम लोग मिलकर काम करेंगे। लेकिन काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आप उनसे बात करेंगे तो जानेंगे। जी, जिस मुद्दे पर मैं काम करना चाहता था, बच्चों की गुलामी का मुद्दा, उस पर कोई काम नहीं करता था, इसलिए किसी को जानकारी भी नहीं थी। केवल सुमेधा जी थी उस वक्त मेरी धर्मपत्नी, जिन्होंने कहा कि नहीं, हम इस आग में कूदेंगे और देखेंगे कि हम जलकर कैसे निकलते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो अब इस खेल को आगे बढ़ाते हुए कैलाश जी का साथ देने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा उनकी जीवन संगिनी, संघर्ष संगिनी और उद्देश्य संगिनी, जिन्हें प्यार से कैलाश जी, देवी जी बुलाते हैं। स्वागत किया जाए सुमेधा कैलाश जी का। सुमेधा जी, आपको प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे आज के इस कार्यक्रम में। अभी कैलाश जी से हमने आपके बारे में सुना और बहुत कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो हमारे घर में भी होती हैं ऐसी। हमारी पत्नी भी थोड़ी सी ज़रा जी हाँ, तो ये बता रहे थे कि जब जयमाला वरमाला पहनाना था तो इनको घुटनों पे बैठना पड़ा। ये सच है क्या? वो तो आप समझ सकते हैं। मैं समझ नहीं सकता, हमने तो हमारे सामने ये दुविधा आई नहीं। अच्छा। क्योंकि हमारा जो विवाह हुआ वो बंगाली रस्म रिवाज से हुआ, तो उसमें वो पीढ़े के ऊपर बैठा के लाते हैं। अच्छा। और ऐसा एक चादर है ऊपर से ढक देते हैं।
उनके जो भाई हैं, रिश्तेदार हैं, वो पकड़ के लाते हैं और ऐसे पान का पत्ता आँखों के ऊपर होता है। ऐसा बताया जाता है कि पहली दफ़े देख रहे हैं उनको, लेकिन ऐसा होता तो है नहीं, आप जानते हैं। कई सालों से हम उनको देख चुके थे पहले से, तो पीढ़े पे लाए थे तो हमको कोई दुविधा हुई नहीं। लेकिन बहुत बहुत स्वागत आपका। और जैसा कि हमने सुना है, आपने बताया अभी कैलाश जी ने कि आपने तय किया कि नहीं, इस युद्ध के साथ हमको लड़ना है साथ मिल करके। क्या विचारधारा थी आपकी? असल में हम लोगों के परिवार का भी यही वातावरण था। मेरे दादाजी काकोरी कांड के शहीद थे, पिताजी, माताजी सब लोग समाज सेवा में ही लगे रहते थे जी। तो मेरा मन भी यही करता था, क्योंकि पिताजी को देखती थी मैं रात दिन वो काम करते हैं और समाज के लिए ही जीते मरते हैं, तो मेरा मन तो बहुत ज़्यादा था और मैं बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। फिर जब इनसे मुलाकात हुई और बातचीत हुई तो मैंने कहा मुझे तो करना ही है, और आप करेंगे तो मैं चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ होंगी मैं ज़रूर। वाह, क्या बात है, बहुत खूब। कैलाश जी और सुमेधा जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आप कंपेनियन के रूप में किसे लाए हैं और जोड़ीदार के रूप में? कंपेनियन के रूप में शायद आप अपने सुपुत्र को लाए हैं, जिनका नाम है भुवन। भुवन जी, प्रणाम करता हूँ आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और आपकी बेटी भी आई हुई है। हाँ, मेरी बेटी और दामाद भी हैं कंपेनियन के रूप में। और उनके पतिदेव सुदीप, उनको भी प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और जोड़ीदार के रूप में है किंशु कुमार, बहुत बहुत स्वागत आपका। कैलाश जी, जल्दी से आपको मैं जो खेल के नियम है वो बता देता हूँ जी। पहला प्रश्न शुरू होगा 1000 रुपये से, बढ़ते बढ़ते हम जाएंगे 15वें प्रश्न जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। एक 16वां प्रश्न भी है जो कि है जैकपॉट प्रश्न, इसका मूल्य है 7 करोड़ रुपए। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। 2 पड़ाव आते हैं। 5वें प्रश्न पर है 10,000 रुपये और 10वें प्रश्न पर 3,20,000 रुपये। किसी भी जगह यदि आपको उत्तर ना मालूम हो तो आपके पास लाइफलाइन है 4, ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड है, 50-50 है और जोड़ीदार। आरंभ किया जाए ये खेल एकदम। तो चलिए, हम ये जानना चाहेंगे इससे पहले कि अगर आप यहाँ से, हम चाहते हैं कि ढेर सारी धनराशि जीत कर जाएं, इसका उपयोग कैसे करेंगे आप? देखिए, बहुत दुर्भाग्यजनक एक बात है जी कि हर घंटे में भारत में 2 बेटियों या बेटों के साथ यौन शोषण होता है, बलात्कार होते हैं। ये सरकारी रिपोर्ट है, असलियत में तो बहुत ज़्यादा है, लोग जाते नहीं हैं और जाते भी हैं तो उनके लिए कानूनी मदद नहीं मिलती। आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि बागपत जो उत्तर प्रदेश में है दिल्ली के पास, वहाँ एक लड़की के साथ लगातार बलात्कार हुआ, गैंगरेप हुआ और पिता उसका पुलिस के चक्कर लगाता रहा, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। जब बहुत परेशान हो गई वो लड़की तो कल उसने आत्महत्या कर ली। ऐसी बहुत सारी घटनाएं मुझे मालूम हैं। 2 साल, 3 साल, 4 साल की हमारी बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं। वो इतनी ट्रॉमाटाइज्ड हो जाती हैं, इतनी सदमे में चली जाती हैं, पूरा परिवार आप कल्पना कर सकते हैं सदमे में चला जाता है, पूरे जीवन के लिए वो कलंक लग जाता है और इनको कानूनी सहायता कई बार नहीं मिलती। तो 1 भी रुपया जहाँ से जो मैं लेके जाऊँगा, कम से कम 1000 तो है ही है। तो ऐसे बच्चों के लिए कानूनी सहायता पहुँचाने के लिए एक फ़ंड बनाएंगे, उसमें लगाएंगे। और बहुत लोग जानते होंगे कि नोबेल पुरस्कार की जो मुझे राशि मिली वो कई करोड़ रुपए थी। इतना करोड़ तो मैंने देखा भी नहीं, छुआ भी नहीं। वो मैंने इसी काम के लिए लगा दी, बच्चों के लिए जी। और जो मुझे नोबेल पुरस्कार मिला, वो जो मेडल है सोने का, वो संसार के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ, मुझे बताया गया कि मैंने वो राष्ट्र को समर्पित कर दिया और वो अब हम भी नहीं छू सकते, हमारे बच्चे भी नहीं छू सकते। वो राष्ट्रपति भवन के म्यूजियम में रखा गया, राष्ट्र की संपत्ति हो गई है। वाह, क्या बात है, बहुत खूब। तो ये पैसा भी इस काम के लिए जाएगा। बहुत ही नेक विचारधारा आपकी कैलाश जी। तो चलिए शुरू करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारे जो खास कार्यक्रम होते हैं जहाँ पर हम खास लोगों को बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं, वो हम छठे प्रश्न से उसका आरंभ करते हैं जी। तो आज का जो छठा प्रश्न है, आपके खेल का पहला प्रश्न, 20,000 रुपये उसका मूल्य है, वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस भाषण में किस योजना के बारे में बात की जा रही है? Which scheme is being referenced in this speech? आपको एक ऑडियो सुनाया जाएगा, उसके बाद मैं ऑप्शन रखूंगा। आप स्पीच सुन लीजिए, आवाज सुनाई जाए। कबीर जी।
मैं उन माताओं बहनों को कहता हूं कि आप बेटे की आश में बेटियों को बलि मत चढ़ाइए। आज हमारे देश में सेक्स रेशियो का क्या हाल है? ये समाज में असंतुलन कौन पैदा कर रहा है? ईश्वर तो नहीं कर रहा है। जी, ऑप्शन रखता हूं, आप बताइए। ए धनलक्ष्मी, बी उज्ज्वल, सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या डी स्वधार गृह। बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ताला लगा दें? लगा दीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सी। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर है आपका और आप जीत गए 20,000 रुपए। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। यह है 7वां प्रश्न। इसका मूल्य है 40,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर यह रहा। इनमें से कौन सी फिल्म गांधीगिरी के सिद्धांत पर आधारित है? फिल्में वगैरह देखते हैं कि समझ कभी कभी देखते हैं। Which of these films is based on the principle of गांधीगिरी? ऑप्शन सुनिए। ए जॉली LLB, बी लगे रहो मुन्ना भाई, सी 3 इडियट्स, या डी पीके। बी लगे रहो मुन्ना भाई। जी श्योर है? जी जी। ताला लगा दिया जाए? लगा दिया जाए। लगे रहो मुन्ना भाई पे ताला लगाइए। बी कंप्यूटर जी, ये भी सही उत्तर आपका। 40,000 जीत गए आप। वाह क्या बात है। संजय दत्त जी इसकी मुख्य भूमिका थी लगे रहो मुन्ना भाई में। बहुत ज्ञानी है आप फिल्मों के बारे में कैलाश जी। गांधीगिरी शब्द है और हाँ ठीक है, उस वजह से थोड़ा आप इनके साथ जाती हैं फिल्में देखने की नहीं? वो अकेले कैसे जाएंगे? अच्छा, अकेले कैसे जाएंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न आएगा, इसका मूल्य है 80,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अक्टूबर 2017 में कौन सा हैशटैग प्रमुखता में आया जब अभिनेत्री अलीसा मिलानो ने महिलाओं को इस हैशटैग को ट्वीट करने के लिए प्रोत्साहित किया? Which hashtag came into prominence in October 2017 after actress Alyssa Milano encouraged women to tweet it? ऑप्शन सुनिए। A I was there, B I am she, C no means no, D me too। डी पे ताला लगा दीजिए। डी पे मी टू जी, ताला लगा दे। हाँ, लगा उत्तर दे लगा दिया। दीजिए। मी टू दी, ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। सही उत्तर आपका। 80,000 जीत गया आप। ये यौन शोषण के खिलाफ एक मुहिम है। अलीसा ने अपने ट्वीट में कहा था कि उनकी एक दोस्त का सुझाव है ये कि अगर यौन शोषण की शिकार बनी सभी महिलाएं मी टू लिखें तो शायद दुनिया को समझ आए कि ये मामला कितना व्यापक और कितना गंभीर है। जी, ये देखिए हमारे समाज में कितनी मानसिक बीमारी है, मैं इसे कहूँगा बहुत कठोर शब्दों में। परंपरा के नाम पर, इज्जत आबरू के नाम पर इतनी सामाजिक वर्जनाएं हैं, सोशल टैबूज हैं कि लड़कियों के मामले में ये कहा जाता है एक आम भाषा में, आप जानते हैं, अरे इस लड़की की तो इज्जत लुट गई। हाँ, इज्जत लुट गई, अब उससे कोई शादी नहीं करेगा, उसको बोलना नहीं है, किसी को बताना नहीं है। माँ को बता दो तो माँ कहती है अरे किसी को बोलना नहीं तो तेरी शादी नहीं होगी। घर घर की कहानी, घर घर की कहानी, कभी बलात्कार होते हैं, कभी छेड़खानी, तो सबसे आम बात है। तो इज्जत किसकी लुटती है भाई? ये देश लक्ष्मी का, दुर्गा का, सरस्वती का देश है। उनकी बेटियों की इज्जत कैसे लुट सकती है? इज्जत तो उसकी लुटेगी जो दुराचारी है, पापी है, अत्याचारी है, बलात्कारी है, उसकी इज्जत लुटना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार आप जोर के साथ कहीं ना कहीं बोलिए कि किसी बेटी की हमारे देश में इज्जत नहीं लुट सकती है। ये झूठ है, पाखंड है जो बेटियों की इज्जत लुटना सिखाता है। क्या बात है, बहुत खूब। अवश्य सर, आप आदेश दीजिए, बस हम लग जाएंगे इसमें। पहले लगे रहो मुन्ना भाई था, जी, अभी तो लगे रहो कैलाश सत्यार्थी, लगे रहो बच्चन साहब भी हो जाए तो कुछ ज्यादा अच्छा होगा। अभी हम लोगों ने भारत यात्रा की, तुरंत ही बच्चन साहब ने ट्वीट किया उस हमारे भारत यात्रा के उद्देश्य के समर्थन में, इसी बुराई के खिलाफ हमने की। और इसके बाद आप नहीं आ पाए तो आपने एक छोटा वीडियो दिया, एक छोटा सा क्लिप, और वो लाखों लोगों ने देखा देश के और प्रोत्साहित हुए लोग। कैलाश सत्यार्थी जी ने जो बाल शोषण के खिलाफ जंग शुरू की है, आइए आप भी हम सब के साथ मिलकर उसका हिस्सा बनते हैं, अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाते हैं।
बच्चों का जीवन भय मुक्त बनाते हैं, शोषण मुक्त बनाते हैं। आपकी आवाज इसके साथ जुड़ी है तो निश्चित तौर पर हम इस बुराई को समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। उसके बारे में आगे चलकर हम आपसे चर्चा करेंगे कैलाश जी। फिलहाल तो हम चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की, जो है 9वां प्रश्न और जिसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। जी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस ऑडियो क्लिप से गाने को पहचाने, बताइए। आपको करना है भैया गाना। सुमेधा जी, गानों की बात हो रही थी, फिल्मों की बात हो रही थी, हो सकता है कैलाश जी भी शायद इसको सुन करके बोल सके, तो गाना सुनाया जाए कंप्यूटर जी। बस, अच्छा चलिए ऑप्शंस रखते हैं आपके सामने। ए, जिंदगी एक सफर है सुहाना। बी, पल पल दिल के पास। सी, मेरे सपनों की रानी। या डी, गुलाबी आंखें जो तेरी देखें। ए, जिंदगी एक सफर है। ए, ताला लगा दें सुमेधा जी, सुना हुआ गाना है आपका। जिंदगी एक सफर है सुहाना, ए, ताला लगाया जाए। सुमेधा जी कह रहे हैं इसको लॉक किया जाए। बिल्कुल सही है आप, और आप जीत गए 1,60,000 रुपए। देखिए अभी हम अपनी कोशिश से 1000पति थे, सुमेधा जी की कोशिश से लखपति हो गए। देखिए 1 लाख पार कर गए ना। सुहाग रात में एक कुछ हुआ आप दोनों के बीच। सारा रिसर्च करके आए हम कैलाश जी। हम समझ गए। आप हमारी पोल खोलने के लिए। नहीं कुछ नहीं है। तो देखिए पहली बार मेरी शादी हुई। अब बोलना भी नहीं आता था। अब हम लोग गए शादी में पहली बार रात को, जिसको सुहागरात कहते हैं लोग, तो हमें ये भी नहीं मालूम था कि क्या मामला है। तो बैठ के अपना बैठी चुपचाप, छुई मुई सी बनी हुई कोने पर। तो मैंने कहा कि अपना घूंघट खोलो, बहुत सुंदर हो, तभी तो शादी हुई है, इसमें क्या बात है, पहले भी तुमको देखा है। तो ये खोल दी। मैंने कहा गाना गाइए कुछ, गाना तुम बहुत अच्छा गाती हो। इनको शास्त्रीय संगीत वगैरह का शौक था। इन्होंने कहा नहीं पहले तुम गाओ। तो मैंने कहा नहीं पहले तुम गाओ, तुम्हें आता है, मुझे थोड़ी आता है। मैं तो कॉलेज के ज़माने में ऐसी सीटी वगैरह बजा लेता था, लेकिन गाना नहीं आता। तो काफ़ी जद्दोजहद के बाद इन्होंने अपना गाना गाया। तो मैंने भी कहा अरे मैं कैसे पीछे रहूं। मैंने कहा तो यहां से हमारी शुरुआत हुई, आप सोच सकते हैं। वाह क्या बात है। अब गाने में कुछ परिवर्तन आया है कि नहीं? अब आ गया। अब आ गया है। ओके ओके कैलाश जी, सुमेधा जी, आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न। 3,20,000 रुपए इसका मूल्य है। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां स्थित है? वेयर इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेडक्वार्टर्ड? ए, जेनीवा स्विट्जरलैंड। बी, द हेग नेदरलैंड्स। सी, वियना ऑस्ट्रिया। या डी, पेरिस फ्रांस। बी पे ताला लगा दीजिए। बी, द हेग। जी, बहुत तुरंत उत्तर दे रहे हैं आप कैलाश जी, वाह क्या बात है। द हेग नेदरलैंड्स, बी। ताला लगाया जाए कंप्यूटर, देखें ये सही है या नहीं। बिल्कुल सही उत्तर, वाह क्या बात है। 3,20,000 रुपए आप जीत गए और एक चेक आ रहा है आपके नाम। तालियां बजती रहे। 3,20,000 रुपए का चेक।
बहुत बहुत बधाई सुनीता जी आपको भी। अगर आप चाहें तो यहाँ मेज पे रख दें यहाँ मेज पे रखें, बढ़ेगा ना ये थोड़ा अभी। खेल का ये दूसरा पड़ाव होता है, लेकिन आपके खेल में ये पहला पड़ाव। 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। और यहाँ पर देखिए हमारा जो जैकपॉट प्रश्न है, जो कि है 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का, उसकी पिटारी खुल जाती है। अगर आप 1 करोड़ तक पहुंच गए तो वहां पर ये 16वां प्रश्न आपके सामने पेश किया जाएगा। यह है 7 करोड़ रुपए का। अगर आपके पास कोई लाइफलाइन भी होगी तो उसका आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सही उत्तर आपको पता हो तो ही खेलिएगा, वरना अगर आपने खेला और हो गया उत्तर गलत तो आप नीचे गिर जाएंगे 320 पे, जहां आप अभी हैं। ये एक चेतावनी है। ठीक, ऑलराइट। आपका नाम शर्मा था जी, आपने उसे बदल के सत्यार्थी कर दिया जी। इसके पीछे रहस्य क्या है? हो सकता है पहले मैं ज़्यादा शर्माता हूँ, अब नहीं शर्माता। लेकिन असली बात यह है कि जब मैं 15 साल का था तो उसी साल महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी मनाई जा रही थी जी। 1969 में। तो सब जगह पर गांधी जी के बारे में चर्चा थी और नेता लोग बहुत अच्छा भाषण देते थे। छुआछूत खत्म करना चाहिए, छुआछूत बुरी बात है, जात पात से बहुत नुकसान हो रहा है समाज को। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे मन में आया कि ये जो हमारी यहाँ उस समय मेहतरानी कहते थे सफाई करने वाली जी, महिलाओं को, तो मेहतरानी खाना पकाएं और ये नेता जो बड़ी जात के हैं ये बैठ के खाना खाएं। तो मैंने कुछ मित्रों के साथ मिलकर चंदा इकट्ठा किया और गांधी जी का एक नया पार्क बना था, वहाँ पर उन महिलाओं ने खाना पकाया। इससे पहले हमने नेताओं के पास जाके हाथ पांव जोड़े, कहा उनसे कि देखिए चलिए आप लोग बोलते हैं ये कि छुआछूत खत्म करना चाहिए, आज मौका है। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया बेटा, कमाल है, तुमने बड़ा अच्छा आइडिया लिया, हम आएंगे। 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, कोई नहीं आया। हमने फिर से एक चक्कर लगाया। किसी नेता ने कहा आज उनका पेट में दर्द है, किसी ने कहा हाई कमान से बात हो रही है। तो हम आ गए 9:30 के करीब और 10 बजे तक मैं गांधी जी की मूर्ति के पीछे बहुत दुखी भाव से खड़ा। गुस्सा भी मुझे था, ऐसा लग रहा था कि जो ये ढोंग हैं समाज के, हम बोलते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं, जिनको हम नेता मानते हैं अपना, वो कितने पाखंडी हैं। मेरे 15 साल की आयु में जैसे लगा पिघल के मोम की तरह गिर रहा है। फिर मैंने खाना शुरू किया थाली में डाल के, तो गुस्से में और दुख में मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख के रोने लगा। तो तभी मैंने महसूस किया कि एक हाथ मेरे कंधे पर आया, एक तथाकथित अछूत माँ का हाथ, जिसने कहा बेटा तू क्यों रो रहा है, तूने तो जो कुछ किया कोई नहीं किया, कोई कर नहीं सकता, ये तू तो खाना खा रहा है हमारे हाथ का पका हुआ, तुझे तो खुश होना चाहिए। तो उस माँ की सांत्वना से मुझे थोड़ा सा मन में ठीक लगा। घर आए हम वापस रात को, तो देखा तो घर की आंगन की बत्ती जल रही है, लोग बैठे हैं। लेकिन ये जात बिरादरी वाले जो पंडित थे, शर्मा जी जी जी, इस तरह के लोग, त्रिपाठी और चतुर्वेदी और त्रिवेदी, वो बैठे हुए और बहुत मेरे घर में सन्नाटा। उन लोगों ने मेरे घर परिवार को कहा कि इस लड़के ने इतना बड़ा पाप किया है कि पूरे परिवार को आउटकास्ट कर देंगे, जाति निकाला दे देंगे। तो काफ़ी झंझट हुआ। तो उन्होंने कहा कि चलो इस परिवार की कोई जिम्मेवारी नहीं है, दोष नहीं है, इस लड़के को शुद्धिकरण करा दिया जाए। तो गंगा जी में जाऊँ, हाँ शुद्धिकरण हो, गंगा जी जाऊँ मैं और फिर जो है उसका मुंडन किया जाए, गंगा जल पिएगा, लौट के आएगा, 101 ब्राह्मणों का भोजन करा के और फिर उनके चरणों में पानी डाल के पैर धो के चरणामृत पिएगा। तो मेरा गुस्सा तो आप जानिए कि 7वें आसमान पे हो गया। ये समझिए कि एंग्री यंग बॉय था मैं, आप एंग्री यंग मैन थे, अभी भी हो आप। तो मैंने सोचा अब नहीं होगा ये। तो उन्होंने कहा कि फिर इस लड़के को निकाल देते हैं। तो मुझे एक अलग कमरा घर के कोने में जो बाहर खुलता था वो तय कर दिया गया और वहाँ पर मेरा खाना रख दिया। अगले दिन से रात भर मैं सोचता रहा, गुस्से में रोता भी रहा। एक तरीके से एक बड़ी अग्नि परीक्षा थी मेरी पूरी रात। तो मेरे मन में आया कि ये लोग मुझे जाति से निकालने वाले कौन हैं? पंडित लोग। मैं पूरी जाति व्यवस्था को ही अपने जीवन से निकाल देता हूँ और अपना नाम छोड़ देता हूँ शर्मा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। तो उस समय तो मुझे कोई नया नाम आया याद नहीं, छोटा भी था मैं, कानूनी तौर पे भी नहीं कर सकता था जी। तो कुछ साल बाद मैंने धीरे धीरे अपना नाम सोचा और फिर सत्यार्थी नाम रख लिया, जिससे कि लोग मुझे कुछ जैनी समझते हैं, कुछ बुद्ध समझते हैं, कोई हिंदू समझते हैं, कोई दलित समझते हैं कि चलो ऐसे नाम, तो मुझे अच्छा लगता है। तो अर्थ भी उसका अच्छा है, जो सत्य की खोज करे, सत्य का अनुसंधान करे, वो सत्यार्थी है। बहुत खूब, बहुत खूब। ओके,
आगे बढ़ते हैं। हम लोग बहुत मधुशाला के बचपन से बड़े वो रहे हैं, बड़े सम्मान करते हैं हम। एक कुछ 2 लाइनें आप उनकी सुनाइए कोई सी मधुशाला की, और आपकी आवाज में सबसे बढ़िया। मुसलमान और हिंदू हैं दो, एक मगर उनका प्याला। वाह। एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। चलिए कैलाश जी आगे बढ़ते हैं खेल में। अब आएगा 11वां प्रश्न। इसका मूल्य है 6,40,000 रुपए। इसे आप अवश्य खेलिएगा, क्योंकि अगर दुर्भाग्यवश गलत उत्तर हो गया तो कुछ आप खोएंगे नहीं। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। डेनमार्क ओपन जीतकर 2017 में किस भारतीय ने अपना तीसरा सुपर सीरीज बैडमिंटन खिताब जीता? Which Indian won his third Super Series badminton title in 2017 by winning the Denmark Open? ऑप्शन सुनिए। A. चेतन आनंद, B. साई प्रणीत, C. किदाम्बी श्रीकांत, D. परुपल्ली कश्यप। कुछ दुविधा हो तो आपके पास 4 लाइफलाइन है, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं सोचता हूँ इसके लिए मैं, क्योंकि खेल में थोड़ा हम लोग हाथ तंग है हमारा, तो ये जो हमारा जोड़ीदार है इसको बुला लेते हैं, किंशु को। जोड़ीदार को बुलाएंगे आप? ऑलराइट। कबीर जी, कैलाश जी और सुमेधा जी अपनी जो जोड़ीदार लाइफलाइन है उसका उपयोग करेंगे। इसे अंकित किया जाए। और किंशु कुमार जी आइए और मदद कीजिए कैलाश जी की। नमस्कार। बस ये मत किया कि जल्दी। डेनमार्क ओपन जीतकर 2017 में किस भारतीय ने अपना तीसरा सुपर सीरीज बैडमिंटन खिताब जीता? हाल ही की बात है। हाल ही की बात है और इस बीच यात्रा में थे। ही इज नॉट कॉन्फिडेंट। तो हम ऐसा करते हैं कि कॉन्फिडेंट नहीं है आप? हाँ, ये भारत यात्रा में थे ना, तो इन दिनों ही हुआ था। अच्छा, कोई और लाइफलाइन ले सकते हैं आप? तो ऑडियंस पोल ही कर लेते हैं। जी ओके। तो एक और लाइफलाइन अंकित की जाए ऑडियंस पोल की। ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिए और इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। और आपका समय शुरू होता है अब। सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है किदाम्बी श्रीकांत को, 52%। पहले बोल क्या करना चाहेंगे? जनता के साथ जाएंगे? हाँ, जनता के साथ जाएंगे। मैं भी ऑलराइट, लॉक कर दिया जाए। जी। किदाम्बी श्रीकांत सी, ताला लगाया जाए। कैसे वोट दिया आप लोगों ने? सही है या गलत है? बोल रही है जनता तो सही है। वाह क्या बात है। 6,40,000 जीत गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका किंशु। थैंक यू। किंशु आप यहीं खड़े रहिए। दिव्य सज्जनों, मैं बताना चाहता हूं कि किंशु आप थोड़ी सी अपनी भूमिका दीजिए। मेरा नाम किंशु कुमार है और मैं अभी 22 साल का हूँ। हाल ही में मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई ख़त्म की है और मैं जब 8 साल का था तब मैं गाड़ी साफ़ करने का काम करता था और मेरे पिताजी एक गाड़ी चलाने का काम करते हैं। लेकिन मैं स्कूल नहीं जाता था, मैं कभी स्कूल भी नहीं गया। लेकिन उस बीच हमारे बच्चों बचाओ आंदोलन जो संगठन है हमारा, उसकी मदद से मैं जयपुर आया बाल आश्रम। तकरीबन 100 बच्चे रहते हैं जो पढ़ाई करते हैं और जो बच्चे कहीं ना कहीं पहले बाल मजदूरी करते थे या ट्रैफिकिंग का शिकार थे, लेकिन वो बच्चे बाल मजदूरी से मुक्त होकर वहाँ पे आते हैं और पढ़ाई करते हैं, उन्हें बचपन जीने का मौका मिलता है। सो मैं भी उनमें से एक था और मैं 2003 में बाल आश्रम आया और पहली बार मैं स्कूल आश्रम आने के बाद गया और सीखा कि हमारा भी एक वजूद होता है, हर बच्चे का अपना अधिकार होता है और वो भी पढ़ लिख सकते हैं। और क्या बात है, वाह। देवियों सज्जनों, किंशु कुमार जी जीता जागता उदाहरण जो अभियान कैलाश जी और सुमेधा जी ने चलाया है, बहुत बहुत बधाई देते हैं। और कितना कुछ आपने इस बच्चे के लिए किया है,
ऐसा परिचय कैसे हुआ आपका इनके साथ? ऐसे बहुत सारे बच्चों की जानकारी हमें अपने संगठन के साथियों से मिलती है जो देश के अलग अलग हिस्सों में मजदूरी कर रहे हैं, ट्रैफिकिंग के शिकार हैं, गुलामी के शिकार हैं। रो मत, कोई बात नहीं, तुम्हें घर पहुंचाएंगे, अम्मी अब्बू के पास पहुंचाएंगे। हाँ, रो मत, रो मत। चलो आ जाओ। मिल गई ना बेटी, मिल गई। अब क्या, बेटी से बड़ा क्या है, देख बाप के लिए। नमस्ते बेटा, खुश रहो। हाँ, बहुत परेशान हो रहा, कितनी दूर से आया, असम से, धक्के खा खा के परेशान हो के, दुख बीमारी में। कितने बच्चों को हम रख सकते हैं? हमारी भी रखने की सीमा है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 बच्चों को हम अपने आश्रम में रख सकते हैं। कुछ बच्चे तो चूँकि बहुत बुरी हालत के होते हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से या पारिवारिक रूप से, तो वो कई साल तक रहते हैं हमारे साथ, जैसे किंशु रहा। लेकिन ज़्यादातर बच्चों को हम 1 साल पढ़ा के, तैयार करके स्कूलों में दाखिला कराते हैं, उनके गांव वापस भेजते हैं और केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं पुनर्वास की, उनको लागू कराने की कोशिश करते हैं। तो ये जो रिहैबिलिटेशन का प्रोग्राम होता है, इसमें क्या क्या करना पड़ता है या क्या समस्याएं आती हैं आप उनके जीवन में? जिन परिस्थितियों से वो बच्चे निकल के आते हैं, वो बहुत परेशानियों से आते हैं, उनके ऊपर बहुत तरह के अत्याचार होते हैं। वहाँ पर काम करवाता था ना वो ईंट भट्टे पे। मैं भीख मांगता था और मैं ट्रेन में रहता था और स्टेशन पे सोता था। जरी उद्योग में मैं काम करता था। छोटा सा कमरा था, वहाँ पे 2-3 लाइट ही थी बस और एक पंखा, और हम लोग वहाँ पे 17 घंटे 18 घंटे ऐसे काम करते थे और सप्ताह में सिर्फ 50 रुपया मिलता था। आप अगर मिलेंगे ऐसे बच्चों से तो आप मतलब सोच भी नहीं सकते ये भारत है हमारा। अभी हमने पिछले साल कुछ बच्चों को छुड़ाया था दिल्ली से ही। कई बच्चों की आंखें चुंधिया रही थी, तो हमने सोचा कि वैसे ही आंखों में कुछ प्रॉब्लम होगी तो हमारे मेडिकल चेकअप होता है उनका जब वो हमारे आश्रम में आते हैं। तो जब उनका कराया गया तो उनसे ऐसी बातचीत हुई तो पता चला उन्होंने पहली बार सूरज के दर्शन देखे हैं 3 साल में, 4 साल में। पहली बार सूरज के दर्शन किए 3-4 साल में। 3-4 साल में। अंदर कहाँ काम कर रहे थे ये? वो बंद कमरे में। बंद कमरे में? बंद कमरे में। उनको खाना वाना सब वहीं मिलता है, बाहर जाना अलाउड नहीं होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा नारकीय जिंदगी। हाँ जी। तो जब वो हमारे बाल आश्रम में आते हैं राजस्थान में, तो उन बच्चों को जैसे प्यार, जो हम लोग सोचते हैं प्यार से उनके जीवन में बहुत ज्यादा करना होता है। एक टच करने में भी हम किसी को छूते हैं तो वो भी पता चल जाता है। तो उनका विश्वास जीतने के लिए हमें थोड़ा उन्हें ज़्यादा प्यार देने की जरूरत है। तो डिपेंड करता है किस तरह का बच्चा किस परिस्थिति से आया है। जहाँ पर मैं काम करता था वहाँ से लग रहा था कि मैं निकल ही नहीं पाऊँगा कभी। मालिक इतना मारता था, इतना डांटता था। मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है कि भाई साहब जी भाभी जी आते हैं और उनके साथ हम डांस करते हैं, नाचते हैं। भाई साहब जी तो खेलते हैं, हम भाई साहब जी के साथ। खेलते भी हैं, खाना खाते हैं, यहाँ पर कोई डांटता नहीं है। 80 के दशक में ही हमको लगने लगा था कि हमें एक केंद्र बनाना पड़ेगा, शिक्षा और पुनर्वास का केंद्र। बहुत सारे बच्चे जो छुड़ाते हैं हम लोग, उनके पुनर्वास की एक बड़ी समस्या है। फिर हमने बाल आश्रम की स्थापना की 1998 में और कई हजार बच्चों को पुनर्वासित इसके माध्यम से किया गया। मैं छोटा था जब मारते रहे मेरे पापा, उसके कारण मैं घर से भाग के दिल्ली चला गया। दिल्ली जाने के बाद मैं उधर ही बीनता था, कबाड़ी बीनता। फिर एक दिन मेरे को भाई साहब जी आए, उधर से छुड़वाए और यहाँ लाए। यहाँ आके मेरा भाभी जी ने जन्मदिन बनाया। मेरे को जन्मदिन भी नहीं पता था। यहाँ पे आने के बाद मैंने पढ़ना सीखा, सही गलत की पहचान करना सीखा। यहाँ पे रहकर पढ़ाई लिखाई किया, दोस्त बने। बाल आश्रम में मैं मजा करता हूँ, मस्ती करता हूँ और बाल आश्रम में सिर्फ हमारी ही चलती है। खेलता हूँ, खाता हूँ, पढ़ाई करता हूँ। खुल के जी सकता हूँ अपनी ज़िंदगी, नए नए सपने देख सकता हूँ। मैं बाल मजदूरी के ऊपर आवाज़ उठाने वाला बनना चाहता हूँ। अपने से कुछ सीखना चाहती हूँ, अपनी ज़िंदगी खुद जीना चाहती हूँ।
मैंने भगवान देखा नहीं है, अगर भगवान देखा है तो भैया जी और भाभी जी। मेरा तो हमेशा से एक ही सपना है कि जिस दिन मेरे बच्चे सपना देखने के लिए आज़ाद होंगे, बचपन को भरपूर जीने के लिए आज़ाद होंगे, तो वही आज़ादी मेरा सपना है। जो इनकी पढ़ाई लिखाई होती है और जब आप इनको चुनते हैं तो इनकी शिक्षा वगैरह जो देख रेख है उसके लिए धन कहाँ से आता है? मांगते हैं लोगों से, क्योंकि खर्चा बहुत होता है। फिर बच्चे आगे भी पढ़ना चाहते हैं, जैसे अभी इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते थे। किंशु के अलावा और 3 बच्चे इस साल इंजीनियर बने हैं हमारे। 4 बच्चे। हाँ, कुल मिला के 4 बच्चे बने हैं। एक बच्चा अभी वकील बनेगा। ऐसे तो इनकी हायर एजुकेशन पे ज़्यादा खर्चा होता है, तो इसके लिए सारा हम लोग चंदा मांगते हैं लोगों से, संगठनों से भी, व्यक्तियों से भी। यही तरीका है जी। इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे। किंशु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तालियों के साथ हम एक बार फिर आपका अभिनंदन करते हैं। आप अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। आशा में मेरी तरह सारे बच्चे जिनकी तरफ से मैं आया हूँ वो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भेजे और धन्यवाद करना चाहते हैं कि हमारी यात्रा में आपने सहयोग किया। और नहीं, हम आगे भी करेंगे। ये नहीं है, इतना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ हॉट सीट पर बहुत सारे कंटेस्टेंट्स आते हैं और उनमें से कुछ लोग जो हैं वो भी इस तरह का काम कर रहे हैं व्यक्तिगत तौर पे, और उनमें से 3 का मैं वर्णन करूंगा जो यहाँ आज मौजूद हैं। यहाँ पर है अनामिका जी, जिन्होंने 1 करोड़ रुपए जीते थे, और ये जहाँ रहती हैं वहाँ ट्राइबल एरिया है, तो ये स्वयं वहाँ जाती हैं और ट्राइबल बच्चों को शिक्षा देती हैं, उनकी जो भी समस्याएं होती हैं उनके साथ जूझती हैं। बहुत खूब। और यहाँ पर है राजू दास, गन्ना जो काटते हैं खेतों में, वो गांव में चले जाते हैं और बच्चों को भेज देते हैं गन्ना काटने के लिए। तो इन्होंने उन बच्चों को वहाँ से निकालने का प्रयत्न किया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और देखिए एक और हैं सज्जन, उमेश साहू जी हैं। ये नक्सल एरिया में रहते हैं और जितने भी बच्चे जो कि अनाथ हो गए जी उनको ये संभालते हैं। उमेश जी बताइए हमें। कौन बने करोड़पति में आया तो पूरी टीम को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा सर। उनकी वजह से जो मैं काम कर रहा था, 30 बच्चों की देखभाल कर रहा था, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा मदद मिली, फाइनेंशियली भी और मॉरल सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा मिला है। और अभी तो एक ऐसी स्थिति हो गई है कि मैं हर बच्चे के लिए एक अच्छा टीचर वो कर सकता हूँ। कितनी धनराशि जीती थी आपने? मैंने 12,50,000 जीता था। और उस जीत से अब ये एक शिक्षक को दे देते हैं। हाँ, बहुत बच्चे को पढ़ाने के लिए। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका उमेश जी, थैंक यू। चलिए कैलाश जी, गेम को आगे बढ़ाते हैं जी। अब आ रहा है 12वां प्रश्न। इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। 2 लाइफलाइन चली गई, 2 अभी भी बाकी हैं, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर अब रही है। 1957 में पुरातत्वविद विष्णु श्रीधर व कणकर द्वारा इनमें से किसकी खोज की गई थी? Which of these was discovered in 1957 by the archaeologist Vishnu Sridhar Vakankar? A. सांची स्तूप, B. भीमबेटका के पाषाण आश्रय, C. खजुराहो के मंदिर, D. बाघ की गुफाएं। समय की कोई पाबंदी नहीं है, सोच समझकर आप जवाब दे सकते हैं। मेरे ख्याल से B है, भीमबेटका। भीमबेटका रॉक शेल्टर्स। श्योर है? हाँ। ताला लगा दिया जाए? लगा दिया। भीमबेटका रॉक शेल्टर्स। कंप्यूटर जी बी पे ताला लगाइए, देखें सही है या नहीं। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वाह क्या बात है। 12,50,000 जीत गया। भीमबेटका के पाषाण आश्रय मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ करीब 700 पाषाण आश्रय या शैल आश्रय हैं। ये आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैल आश्रयों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन चित्रों को पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। बहुत सही उत्तर दिया आपने। आगे बढ़ते हैं कैलाश जी खेल में। अब आ रहा है 13वां प्रश्न और इसका मूल्य है 25 लाख रुपए। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है आपकी जी, उनका इस्तेमाल हो सकता है। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
इनमें से कौन सा राजधानी शहर भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है? Which of these capital cities lies to the south of the equator? ऑप्शन सुनिए। ए श्री जयवर्धनेपुरा कोटे, बी कुआलालंपुर, सी मनीला, डी जकार्ता। तो लाइफलाइन अगर आप श्योर ना हो तो फोन अ फ्रेंड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और यदि आपके मन में दो उत्तर हों तो 50-50 हो सकता है, क्योंकि दो गलत उत्तर मिट जाएंगे। मनीला, जकार्ता, कुआलालंपुर, इन तीनों में से एक है। हम अपना फोन अ फ्रेंड कर लेंगे। ओके कबीर जी, फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन को अंकित किया जाए, और कैलाश जी ने और सुमेधा जी ने जो 3 नाम दिए थे जिनसे ये बात करना चाहती हैं, उनको हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए। वो हैं ये आयुष चौबे जी हैं भोपाल से, कुनार्क कुमार हैं जयपुर से, और रईसा फिलिप हैं कोची से। किनके पास होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? मेरे ख्याल से आयुष चौबे के पास। आयुष चौबे, ओके। भोपाल में आयुष चौबे जी को फोन लगाया जाए। कंप्यूटर जी, कौन है ये आयुष चौबे ने अभी इंजीनियरिंग पास किया है, और ये मेरी भतीजी के बेटे हैं। अच्छा, लेकिन बहुत होशियार हैं। तो ये जो वीडियो कॉल है कैलाश जी, इस वीडियो कॉल को हम आपके करीब लेकर के आएंगे। हमारे एक बहुत ही प्रिय मित्र हैं जो कि एक रोबोट हैं। ये रोबोट का नाम है बी प्रेजेंट बॉट। उनका नाम है मिस्टर बीमी। आयुष जी प्रणाम करता हूं, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। क्या हाल चाल है आपके? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बस आपकी सहायता हम मांग रहे हैं, बल्कि मैं नहीं मांग रहा हूं, कैलाश जी मांग रहे हैं। एक प्रश्न का उत्तर उनको नहीं मालूम है, आप उनकी सहायता कीजिए। अगली आवाज होगी कैलाश जी की, वो एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शन है ABCD। आपको बताना है सही क्या है, और आपको मिलेंगे केवल 30 सेकंड। रेडी है कैलाश जी? आपका समय शुरू होता है अब। Which of the capital cities lie to the south of the equator? Sri Jayawardhanapura, Kuala Lumpur, Manila and Jakarta. There are 4 options. Capital lies to the south of equator, right? Like Manila, Jakarta, Kuala Lumpur, Srivardhane Kotte. Manila, Jakarta, Srivardhane, and the fourth one? Sripura Kotte. श्रीवर्धन। Sripura Kotte. Yes, Srivardhana. South of equator. अरे 30 सेकंड खत्म हो गए। अरे अगर आप चाहें तो एक और लाइफलाइन है आपके पास, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी 50-50। 50-50 लाइफलाइन लेंगे कैलाश जी, इसे अंकित किया जाए, और जैसा कि आप जानते हैं 2 गलत उत्तर मिटा दिए जाएंगे। प्लीज रिमूव 2 रॉन्ग ऑप्शंस। बी कुआलालंपुर और डी जकार्ता। जकार्ता। श्योर है? ताला लगा दिया जाए? लगा दिया जाए। जकार्ता डी, ताला लगाया जाए। 25 लाख जीत गए, बिल्कुल सही उत्तर आपका। Jakarta, the capital of Indonesia, lies 6.18 degrees south of the equator. Sri Jayawardhanepura Kotte, capital of Sri Lanka, Kuala Lumpur of Malaysia, Manila of the Philippines are all located north of the equator. 25 लाख रुपए आ गए हैं आपकी जेब में, आपकी फाउंडेशन के लिए, और हम समझ सकते हैं कि ये धनराशि जो है कितनी मूल्यवान होगी आपकी इस फाउंडेशन। जितना कुछ आपने बताया, जितने भी बच्चों की आप सहायता कर रहे हैं। कैलाश जी, सुमेधा जी, क्या हुआ? या आप किसी सर्कस में गए जहां पर आपने बच्चों को, जो बच्चियां थी वहां काम कर रही थी, उनको बचाने गए आप? जी। और वहां पर आपके ऊपर हमला हो गया? जी।
आप जरा हट जाइए, हम हटे हुए हैं, आप हट जाइए, आप भी हट जाइए, नहीं क्यों नहीं, आप लोग थोड़ा सा हट जाइए, आप बाद में बीच में नहीं, आप टॉर्चर कोई नहीं करेगा, आप हट जाइए, कोई नहीं है, मार भंगी बनाते हैं, माध्यम से क्या करते हो आप गार्जियन फंसाएंगे, देखिए You have to look for the rest of the journalists and rest of the people. Where are the mothers of the children? They have been taken back. The fathers could run away. The mothers have been taken back to the circus. Where are the mothers? मान्यवर, ये बहुत ही घिनौना दृश्य है, इसका वर्णन कीजिए, कुछ बताइए हमें इसके बारे में। देखिए, हमले तो हमारे ऊपर कितने बार हुए गिनना भी मुश्किल है, दर्जनों बार हुए, लेकिन ये बहुत बाल बाल बचने वालों में से एक हमला था जिसमें मेरा बेटा भी जो हाथ टूटे हुए है, जिससे मैं पूछ रहा हूँ, वो भी था, नया नया वकील बना था, भुवन। तो ये बहुत बुरी तरह हम लोग फंस गए थे। कुछ नेपाल की बहनें आई थीं, उनकी बेटियों को कई कई साल पहले चुरा के बहला फुसला के यहाँ लाया गया था, ट्रैफिक करके, और गुलाम बना के रखा गया था। तो ये सर्कस वाले हर बार नाम बदल लेते हैं, दूसरा दूसरा नाम रख लेते हैं, तो ढूंढने में बड़ी मुश्किल हुई जी। तो हम पहुँचे पुलिस को सूचना देकर वहाँ, लेकिन वो सबकी मिली भगत थी कि हमको किसी तरह अंदर तक ले जाया जाए आराम से, उसमें कोई छेड़खानी ना की जाए। और आप जानते हैं कि ये सर्कस एक किले की तरह होते हैं, चारों तरफ से घिरे रहते हैं जी, और फिर लोग भी बहुत होते हैं वहाँ काम करने वाले। तो अंदर तक ले गए हमें, और अचानक ही हमारे ऊपर गाली गलौज शुरू हो गई और लड़कियों को गायब कर दिया गया ज़बरदस्ती, और हमला हो गया। मुझे चोटें लगी, मेरे साथ और 4 साथियों को चोटें लगी, एक माँ को बहुत गंभीर चोटें लगी, मेरे बेटे को तो लगी। तो हम लोग उस दिन किसी को छुड़ा नहीं पाए, लेकिन पीछे से एक लड़की जो भाग के जा रही थी, वो हमारे कुछ साथियों को दिख गई। तो वो हाथियों के बीच में दुब के छुपी हुई थी, हाथियों के पैरों के बीच में, सर्कस में पीछे की तरफ। तो हमारे साथी उस लड़की को लेके आए। तो उस लड़की ने कहा कि लोग ज़िंदगी में एक बार मरते होंगे, लेकिन मुझे हर रोज़ बार बार मरना पड़ता था। 13-14 साल की लड़की, वो कहती है कि हम अगर अच्छा काम करते थे, ये जो लटकते हैं ऊपर और झूलों पे लटक रहे हैं, हाथी की सूंड पे खड़े हैं लड़कियां खासकर, तो बचपन से ही हमें एकदम लगभग नंगा रहना सिखाया गया कि एकदम ऐसे ही रहो आप, बहुत पतले से कपड़े, छोटे से कपड़े पहन के, तो सीख गए हम। लेकिन अगर हम अच्छा काम करते थे, हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहती थी झूलते वक्त भी, तो हमें पुरस्कार दिया जाता था। और पुरस्कार में सर्कस मालिक, कई बार लोकल पुलिस के लोग और कुछ लोग आके हमारे साथ बलात्कार करते थे। अगर हमसे कुछ गलती हो जाए, हम रोने लगें, हम गिर जाएं हाथी की सूंड से, तो फिर हमारे लिए सज़ा मिलती थी। और सज़ा में भी वही दुराचार होता था, वही पुरस्कार में भी दुराचार और सज़ा में भी वही। किसी तरह वो लड़की लेके आए हम लोग। इतनी सदमे में थी वो कि आप यकीन नहीं करेंगे कि आदमी को देखना नहीं चाहती थी, आदमी से बात करना नहीं चाहती थी। बाकी बच्ची हम लोगों ने छुड़ा ली कोर्ट की मदद से जी थोड़े दिन बाद। तो वो लड़की तब तक सदमे में रही। बाकी लड़कियों के साथ एक दिन मैं बैठा था अपने आश्रम में, और मैं हंसा रहा था, गाने गा रहा था, उनके साथ बात कर रहा था कि अब तुम घर जाओगी नेपाल वापस। 24 लड़कियां थीं सारी, और तुमको बढ़िया अब हम नई ज़िंदगी शुरू करवाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। लेकिन वो लड़की नहीं आई, दूर खड़ी देख रही थी। सब बच्चियों से मैं कह रहा था कि तुम मेरी बेटी हो, ये है। तो मैंने कहा अब तुम स्कूल जाओगे। तो उस लड़की ने अचानक मुझे छुआ एकदम ऐसे,
बोली कि मैं स्कूल कैसे जा सकती हूँ, अब तो मैं बच्ची रह नहीं गई। बारह 13 साल की लड़की कह रही है कि अब तो मैं बच्ची रह नहीं गई, अब तो मैं बहुत बड़ी हो गई। मैंने कहा नहीं बेटा, स्कूल भेजेंगे, तुम अभी बच्ची हो। सच्ची मैं बच्ची हूँ। मैंने कहा हाँ तुम अभी भी बच्ची हो, कौन कहता है कि तुम बड़ी हो गई। तो अगर हमारे देश में 10, 12, 14 साल के बच्चे ये भूल जाएं कि वो बच्चे हैं, तो उनके बचपन लौटाने का काम अकेले कैलाश सत्यार्थी नहीं कर सकता है। मैं पूरे देश से अपील करता हूँ, आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि ये सब हमारे बच्चे हैं। अगर एक भी बच्चे का बचपन खतरे में है तो हमारा देश अभी भी खतरे में है। अगर एक भी बच्चा सहता है, गुलामी में रहता है, तो मैं नहीं मानता कि अभी शहीद भगत सिंह के, चंद्रशेखर आज़ाद के, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह खां, गांधी के सपने अभी पूरे हुए हैं। उनके सपने तब पूरे होंगे जब हमारे देश का प्रत्येक बच्चा आज़ाद बचपन जिएगा। क्या बात। बहुत प्रभावशाली बातें हैं ये कैलाश जी, और हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी दर्शक आज हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो अमल करेंगे आपकी इन बातों से। कैलाश जी आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने आएगा 14वां प्रश्न। ये है 50 लाख रुपए का। अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं बची है। उत्तर जो भी आप देंगे वो सही होना चाहिए। अगर गलत हो गया कैलाश जी, दुर्भाग्यवश आप नीचे गिर जाइएगा 3-20 पर। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। किसी भी समय अगर आपको लगे कि आपको उत्तर नहीं मालूम, आप क्विट कर सकते हैं। 25 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा तत्व IUPAC द्वारा 2016 में घोषित किए गए पीरियोडिक टेबल के नए 4 तत्वों में से एक नहीं है? Which of these elements is not one of the 4 newest additions to the periodic table as announced by IUPAC in the year 2016? Option सुनिए। A. Nihonium, B. Yttrium, C. Moscovium, D. Tennessine। सही उत्तर होगा तो ही खेलिएगा कैलाश जी। न मालूम हो, कोई भी लाइफलाइन नहीं है, आप क्विट कर सकते हैं। 25 लाख रुपए आपको मिलेंगे। Which of these elements is not one of the 4 newest additions to the periodic table as announced by IUPAC in the year 2016? गेस करना यहां पर कई बार भारी पड़ता है क्योंकि वो रिस्क होता है। मेरा अंदाज है जी, ये ट्रियम का है। YTTRIUM। ओके, क्या करना चाहेंगे? लाइफलाइन तो है नहीं। हाँ, लाइफलाइन तो है नहीं। क्या करेंगे? ताला लगा देते। यत्रियम अंतिम निर्णय आपका। यत्रियम बी। कंप्यूटर महाशय ताला लगा जाए। कैसे लगा आपको कि ये होना चाहिए कैलाश जी? मुझे अंदाज है क्योंकि थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़ी थी मैंने, और मेरा अंदाज था कि यत्रियम ही है। क्योंकि आप बिल्कुल सही हैं। वाह, क्या बात है। वेल प्लेड। 50 लाख रुपए जीत लिया हमें। Yttrium is a rare earth element which was discovered in 1787. कैसे आपको पता था इतना? इंजीनियरिंग की दूसरी साल तक केमिस्ट्री तो पढ़ी थी तो थोड़ा अंदाज है। थोड़ा अंदाजा था आपको। इतना 100% नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने रिस्क उठाया। बहुत खूब कैलाश जी, वाह। 50 लाख रुपए आप जीत गए हैं, और मैं जानता हूं कि इसका मूल्य आपके फाउंडेशन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। बहुत धन्यवाद। जो एक अभियान आपने शुरू किया है ये इतना महत्वपूर्ण है। 100 मिलियन टू 100 मिलियन। जी, दुनिया में अब कम से कम 100 मिलियन यानी 10 करोड़ बच्चे, युवा ऐसे हैं जो अलग अलग तरीके की हिंसा के शिकार हैं। और चूंकि मैं करीब 140-50 देशों में काम करता हूं, तो मुझे बहुत बच्चों से ऐसे मिलना होता है, चाहे वो गुलामी के शिकार हों, ट्रैफिकिंग के हों, यौन हिंसा के हों। मुझे हर जगह, और यहाँ भी बैठे हुए ऑडियंस में मुझे मालूम है कि जो नौजवान बैठे हैं यहाँ, लड़कियाँ, हमारी बेटियाँ बैठी हैं, इनके अंदर कहीं ना कहीं ऊर्जा
और उत्साह के साथ साथ एक आइडियलिज्म की भी एक चीज़ है अंदर। तो मेरे मन में आया कि ये 10 करोड़ बच्चों के लिए ऐसे 10 करोड़ युवक युवती काम करें, उनकी आवाज़ बने और एक ऐसे समाज का निर्माण करें जिसमें पूरी की पूरी पीढ़ी एक दूसरे के लिए काम करना सीखे। क्या किया इस अभियान के लिए फिर आपने एक भारत यात्रा की? जी, भारत में हम लोगों ने देखा कि ये बाल यौन शोषण की समस्या बहुत गंभीर हो रही है, लड़के लड़की दोनों इसके शिकार हो रहे हैं। तो 10 साल पहले एक रिपोर्ट आई सरकार की, वो अध्ययन इतना चौंकाने वाला था कि भारत में 53% बच्चों के साथ, लड़कियों और लड़कों के साथ यौन शोषण होता है। 18 साल की आयु पूरा करने से पहले 2 में से 1 बच्चे के साथ कुछ ना कुछ यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल अब्यूज हो चुका होता है। ये हमारे सेक्सुअल अब्यूज होता है हर 2 में से 1 बच्चे के साथ, हर 2 में से 1 बच्चे, 18 साल की आयु पूरा करने से पहले। अब हमारे पास जब रिपोर्टें आने लगी, जैसे पिछले साल 15,000 मुकदमे आए यौन शोषण के, 15,000 में से 4% मामलों में आरोपी को सजा हुई, 6% मामलों में आरोपी छूट गए, 90% मामले अभी पड़े हुए हैं पिछले साल के, 96% मामले पड़े हुए हैं इससे पिछले साल के। तो हम लोगों ने एक हिसाब लगाया कि कहाँ क्या होगा। कुछ राज्यों में पेंडिंग मामलों को निपटाने में कचहरियों को, अदालतों को 10 साल लगेंगे और कुछ राज्यों में 50 साल से भी ज़्यादा लगेंगे। 50 साल जस्टिस मिलने के लिए 50 साल। जस्टिस की बात छोड़िए, अब छोड़िए, आप ये देखिए, सुनवाई नहीं हो रही उसकी। हाँ, सुनवाई नहीं हो रही। 50 साल बाद आप कल्पना कीजिए कि क्या कोई बेटी जिसके साथ आज कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ दुराचार हुआ है, वो अपने नाती पोतों के साथ जाएगी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के लिए कि मेरे साथ 50 साल पहले ऐसा हुआ। ये मैं बर्दाश्त करने तैयार नहीं था, मेरे साथी तैयार नहीं थे। तो हम लोगों ने 11 सितंबर से कन्याकुमारी से भारत यात्रा शुरू की। हम लोग 22 राज्यों में कार्यक्रम किए, 23 राज्यों से गुजरे, 12,000 किलोमीटर लंबी यात्रा की, 14 लाख के लोग लगभग लोग हमारी यात्रा में शामिल हुए। इसके अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री हमारे साथ शामिल हुए। मैं कैलाश जी आपको और आपकी टीम को निमंत्रण देता हूं, आइए दोनों बाहें फैला के हम आपको पुकार रहे हैं, मिलकर काम करें। I am with you. You bring any policy, we are with you. हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिसेस बहुत जगह आए और जुडिशरी के बहुत लोग आए। मुझे कहते हुए खुशी है कि ज़्यादातर धर्मों के धर्मगुरु कहीं ना कहीं खुद शामिल हुए। सबसे बड़े व्यक्ति तो हमारी वो बेटियां थीं जो खुद बलात्कार की शिकार हुईं, वेश्यालयों में बेची गईं, वो चलीं सड़कों पर, नारे लगाए, उनसे बड़ा कोई हीरो नहीं है। एक हमने रास्ते में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के ख़िलाफ़ एक पाठ पढ़ाया जिसमें 4 करोड़ से ज़्यादा बच्चे देश भर के अलग अलग शामिल हुए। बलात्कारियों घर छोड़ो, बलात्कारियों बाजार छोड़ो, मोहल्ले छोड़ो, शहर छोड़ो, बलात्कारियों भारत छोड़ो। धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ रहे हैं और लोग शामिल हो रहे हैं और निश्चित तौर पर बच्चों की आज़ादी का सपना जरूर पूरा होगा। पहले भी हमने भारत यात्राएं शुरू की हैं, लेकिन इसको मैंने कहा कि एक मॉरल एपिडेमिक है। ये अनैतिक मॉरल एपिडेमिक महामारी है, अनैतिकता की महामारी है जो घरों में घुस गई है, क्योंकि 70% जो दुराचारी हैं वो परिवार के लोग होते हैं। वो मामा, फूफा, चाचा, सब फैमिली मेंबर्स या पिताजी के दोस्त वगैरह होते हैं। मुझे कहते हुए शर्म आ रही है, पूरा देश शर्म से डूब जाना चाहिए इस बात को सुनकर कि जब एक लड़की दिल्ली में मजबूरी में पुलिस थाने गई अपनी माँ के साथ और फूट फूट के रो रही है कि मुझे मजबूरी में आना पड़ा। क्या मजबूरी थी?
13 साल की बेटी पुलिस के सामने रो रही है कि कल रात मैंने अपने पिता को हाथ जोड़कर कहा, भीख मांगी, मिन्नतें की कि आज मेरा शरीर बहुत टूट रहा है, मुझे बहुत दर्द है, प्लीज़ पापा मुझे आज रात छोड़ दीजिए। पापा ने नहीं छोड़ा, इसलिए आज मुझे पुलिस थाने में आना पड़ा। कौन सा देश है ये? कहाँ रह रहे हैं हम? ये बुद्ध का देश है, ये गांधी का देश है, ये महापुरुषों का, सुधारकों का देश है। लेकिन अगर हमारी 13 साल की बेटी पुलिस में जाते हुए रोती है, कहती है पापा मुझे छोड़ दीजिए, और पिताजी नहीं छोड़ते उसके, तो हमको बहुत बड़ा महायुद्ध लड़ना पड़ेगा। और इसलिए मैंने इस भारत यात्रा को एक महायुद्ध की, एक धर्म युद्ध की संज्ञा दी, क्योंकि जिसको हम धर्म कहते हैं वो मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में नहीं बसता, गिरजाघरों में नहीं बसता, वो धर्म हमारे अंदर बसता है। अगर बाप के हृदय से बेटी के लिए वो धर्म चला जाए जी, तो समाज में बड़े धर्म युद्ध की ज़रूरत है। और देश में करोड़ों लोग उसमें किसी न किसी रूप में शामिल हुए। 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने संकल्प लिया मेरे साथ मिलकर। मैंने उन्हें व्यक्तिगत तौर पे संकल्प दिलाया कि इस बुराई के खिलाफ बोलेंगे वो। क्या बात है, क्या बात है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज जितने भी दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे वो उतने ही मुग्ध हुए होंगे। न केवल आपकी बातों से कहीं ना कहीं घृणा भी होती है अपने अंदर इन सब बातों को सुन करके, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस अभियान में आपके साथ जुड़ेंगे, और जो ना भी जुड़े वो कम से कम इस बात को तय करें, जैसे कि आपने कहा बलात्कारी भारत छोड़ो, ये आंदोलन था आज़ादी के लिए जी। इस तरह से हम अपनी आज़ादी मांग रहे हैं। बहुत खूब से, बहुत खूब, क्या बात है। कैलाश जी आगे बढ़ते हैं। अब आपको बहुत ध्यान से खेलना पड़ेगा, क्योंकि आ रहा है 1 करोड़ रुपए का प्रश्न। तैयार हो जाइए कैलाश जी और सुमेधा जी। 15वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए का आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन ऐसे गेंदबाज हैं जिनके नाम एक टेस्ट मैच की दोनों पारियों में हैट्रिक लेने का कीर्तिमान है? Who is the only bowler to have taken a hat-trick in both innings of a test match? क्रिकेट वगैरह की जानकारी होनी चाहिए आपको। थोड़ी है, हाँ, ट्राई करते हैं। ऑप्शन सुनिए। A. Hugh Trumbull, B. Jimmy Matthews, C. Wasim Akram, D. Stuart Broad. The only bowler to have taken a hat-trick in both innings of a test match. $50 लाख आप जीत रहे हैं। कोई लाइफलाइन नहीं है। अगर एकदम 100% आप श्योर हो तो ही खेलिएगा, क्योंकि अगर आपने खेला, लॉक कर दिया और हो गया गलत, 46,80,000 रुपए आप खो देंगे। गंभीर है समस्या, गंभीर है। इनमें से कौन ऐसे गेंदबाज हैं जिनके नाम एक टेस्ट मैच की दोनों पारियों में हैट्रिक लेने का कीर्तिमान है? ह्यू ट्रम्बल, जिमी मैथ्यूज, वसीम अकरम, स्टुअर्ट ब्रॉड। मेरे ख्याल से वसीम अकरम है। मुझे उत्तर नहीं मालूम, और ना ही मैं कोई नहीं, आप तो क्या करेंगे, मैं अपना दिमाग लगा रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि मुझे नहीं पता। मुझे इन दोनों में से कंफ्यूजन है कि ह्यू ट्रम्बल तो नहीं था कहीं। ह्यू ट्रम्बल की पॉसिबिलिटी है। देखिए गलत हो जाएगा तो फिर आप नीचे गिर जाएंगे 3-20 पर। आई क्विट। चलिए, ओके। देवियों, सज्जनों और कंप्यूटर महाशय, कैलाश जी और सुमेधा जी गेम को क्विट करते हैं। 50 लाख रुपए आप जीतते हैं। बहुत बहुत तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं हम। अब हमें बताना होगा कि सही उत्तर क्या है। किसी एक को गेस कीजिए आप। जिमी नहीं, मैं स्टुअर्ट ब्रॉड ही सोच रहा हूँ। स्टुअर्ट ब्रॉड। सुमेधा जी आप क्या कह रहे हैं? जिमी मैथ्यूज। जिमी मैथ्यूज। किसे लॉक किया जाए?
सुमेधा जी पर भरोसा कर रहा हूं। सुमेधा जी पर भरोसा करते हैं। जिमी मैथ्यूज पे ताला लगाइए और बताइए कंप्यूटर जी कि ये सही होता है या नहीं। सुमेधा जी ये सही होता अगर आप बोल देती तो। Jimmy Matthews, the Australian, took both of his hat tricks against South Africa in Manchester in 1912. Jimmy Matthews. बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। 50 लाख रुपए आप जीतते हैं। और देखिए आजकल डिजिटल का ज़माना है तो डिजिटली हम आपका जीती हुई रकम जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। 50 लाख आ गए, ओके किया, और 50 लाख रुपए आपके फाउंडेशन में गए। तेज, सुरक्षित और आसान तरीका। बहुत बहुत बधाई आपको कैलाश जी और सुमेधा जी। प्रणाम करते हैं आपको। आपसे हम अब विदा लेंगे। हालांकि मन तो नहीं कर रहा, हम चाहते हैं कि आप यहाँ बैठे रहें, आपके साथ बात करें, लेकिन खेल है, खेल को आगे बढ़ाना है हमको। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर अभिनंदन कैलाश और सुमेधा जी का। आइए सुमेधा जी, यहाँ पर एक और प्रथा है हमारी सेल्फी लेने की। तो आप इधर आ जाइए तो एक सेल्फी ले लेंगे।